Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. You are welcome in the commerce class. Today we will do first chapter of accountancy, meaning and objective of accounting. Meaning and objective of accounting. In this chapter, we will studying need for accounting, meaning of accounting, characteristic of accounting, objectives, functions, and difference between bookkeeping, accounting, and accountancy, and how many type of accounts or branches of accounting as source of information, how is it as source of information, users of accounting informations, advantage and limitations of accounting, and qualitative characteristic of accounting information is known as attributes of accounting, role of accounting. सबसे पहले तो हम यहाँ जब अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं कॉमर्स के बारे में आपको बताती हूँ। क्या है कॉमर्स? अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड हैं। बाकी सब्जेक्ट आपके जनरल हैं जो आर्ट्स में भी जाएंगे और साइंस में भी जाएंगे। इकोनॉमिक्स भी आर्ट्स में भी जा सकता है और कॉमर्स में भी जा सकता है। अकाउंटेंसी में हम क्या सीखेंगे और बिजनेस स्टडीज़ में हम क्या सीखेंगे? बिजनेस स्टडी में हम थ्योरेटिकल पार्ट करते हैं, अकाउंटेंसी में थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल करते हैं। अकाउंटेंसी के अंदर आप अकाउंट बनाना सीखेंगे। जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेन देन करते हैं, आज हमने कितना रुपया लिया, कितना का किसको देना है, कितने रुपए की हमने मशीनरी मंगाई है, कितने रुपए का हमने माल मंगाया है, तो ये सारी चीज़ों की डिटेल, आप पैसा खर्च करते हैं तो पैसे की डिटेल जो है आप एक क्या करेंगे, जब आप कुछ खर्च करते जाते हैं तो उसका कोई आपको डिटेल या डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि कहाँ कितना खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, किसको कितना दिया, किससे कितना लिया, किससे उधार उठाया, किससे। इस तरीके से जो है हमारे अकाउंट्स जो हैं हमारे को बनाने की नीड रहती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी अमाउंट हमने पैसा खर्च किया है उसका सही सही हिसाब रखा जा सके। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बनाने की नीड क्यों है। देखो, हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है, ऑल द बिजनेसमैन वांट टू नो हाउ मच दे हैव गेन्ड और लॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, and how much amount they are liable to pay or to whom they owe it, and how much is owed to them by whom, etc. In order to attain such information, it is essential to keep a complete and systematic record of each and every business transaction related entered into during the year। कहता है कि सभी बिजनेसमैन ये जानना चाहते हैं कि कितनी अमाउंट उनको, कितनी अमाउंट का उनको लॉस हो गया है या कितनी अमाउंट उन्होंने प्रॉफिट कमाया है, हाउ मच कैपिटल इज़ इन्वेस्टेड, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई थी, वो साल के लास्ट में कितनी हो चुकी है, हमने किसको कितने रुपए देने हैं, हमने किससे कितने लेने हैं। सभी इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से जब रिकॉर्ड हर बिजनेस का रखा जाएगा, लेन देन जो है वो रखने के लिए हमको अकाउंट की नीड होती है।
by keeping a complete and systematic record of every business dealing. The businessman can know how much is the amount of purchases, how much is the amount of sales, what are his total expenses, and what is the amount of profit earned or loss incurred during the year. तो ये कहता है कि क्या अमाउंट जो है कि कितने का इस साल आपने परचेज किया है, कितने की अमाउंट का सेल किया है, क्या आपके टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं, क्या आपको इनकम प्रॉफिट अर्न हुए हैं. Furthermore, he can ascertain the financial position of his business, such as how much capital is it has at the end of the year, how that capital stand invested in various assets. तो कितनी कैपिटल की जो है साल के लास्ट में कितनी कैपिटल आपकी होती है, और आपकी एसेट्स जो है आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कौन कौन सी एसेट्स में कितना कितना रुपया लगाया है. तो ये सारी चीज़ों की रिकॉर्ड जो है वो हमारा कौन बताता है, अकाउंट. इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इनकम टैक्स को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए या कोर्ट के प्रूफ के लिए भी हमको अकाउंट की नीड रहती है. कोर्ट भी जो है डाटा मांगता है अकाउंट से रिलेटेड कि कितना जो है टैक्स बनता है. तो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी हमको क्या है, अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड इंक्रीजिंग डे बाय डे. नाउ ए डेज दैट प्रॉपरली मेंटेन्ड अकाउंट गिव द आंसर ऑफ नंबर ऑफ द क्वेश्चन सच एज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन सच कॉस्ट रीजनेबल और नॉट, कैन इट रिड्यूस एंड इफ सो इट इन वट मैनर, वट शुड बी द सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो ये बात भी आती है कि हमारे अकाउंट्स की जो नीड है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. कैसे बढ़ रही है, ध्यान से देखेंगे. अगर आपने प्रोडक्शन किया, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, आप पेन बनाने का काम करते हैं, तो पेन बनाने की जो फैक्ट्री है वो क्या करेगी, प्रोडक्शन करवाएगी. प्रोडक्शन करा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पेन कितने रुपए में तैयार हो रहा है बनकर, कि कितने की कॉस्ट उसकी आ रही है. तो जो कॉस्ट जो है वो उसमें आप प्रॉफिट ऐड कर कर सेल प्राइस डिसाइड करोगे. तो यही कहता है कि कॉस्ट कितनी आ रही है, सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, वो डिपेंड करता है कॉस्ट पर. जब आपको कॉस्ट कैसे पता होगी, ये डिपेंड करता है अकाउंट पर. अकाउंट कैसे, जब आपका हर चीज़ का डिटेल आपने रखी तभी तो आप बता पाओगे ना कि कितने रुपए का एक पेन की कॉस्ट आ रही है, या कितनी कॉस्ट अब तक आ चुकी है और कितने पेन अब तक बन चुके. तो आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड कर दोगे टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से. तो क्या आ जाएगा, हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. मैंने क्या बोला, क्या करेंगे आप, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से. तो हमारा क्या आ जाएगा, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आ जाएगी. अब आप प्रॉफिट जितना चाहते हैं वो आप क्या करेंगे, उसी में सेल में ऐड करेंगे, मतलब कॉस्ट में ऐड करेंगे प्रॉफिट. तब क्या आ जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस. तो ये देख सकते हैं आप यहाँ. तो यही चीज़ है कि हमारे को अकाउंट की नीड क्यों क्यों पड़ती है. एक बार छोटा सा फिर से देखते हैं अकाउंट की नीड क्यों क्यों पड़ी. किसको कितना लेना है, किसको कितना देना है, किससे कितने रुपए उधार लिए हुए हैं, किसको कितने उधार दिए हुए हैं, हमारी प्रोडक्शन कितने की हुई, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रही, हमारा सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, हमारी अमाउंट एसेट्स कितने की हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कितने की हैं, हमारे प्रॉफिट्स क्या हैं, और हमारे जो आज तक की हमारी कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट की हुई थी वो कितनी हो चुकी है. इसके साथ साथ कोर्ट के केस के लिए भी या कोर्ट को भी प्रूफ देने के लिए भी हमारे को अकाउंट्स की नीड पड़ती है. इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए भी टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें अकाउंट्स की नीड पड़ती है. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट डिफरेंट वे से हम कह सकते हैं कि हमको अकाउंट की नीड जो है होती है. अब बात आती है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की. अकाउंटिंग की मीनिंग देखेंगे. अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग क्या है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. क्या क्या खर्च हमने कर दिया, हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड करते जाएंगे. फिर उसके बाद उसको हम क्लासीफाई करते हैं. क्लासीफाई मतलब जो जिस नेचर का है उसको एनालाइज करना, जो जिस नेचर का है उसको उससे रिलेटेड आइटम्स में लेकर जाना. अभी आप सिर्फ सुनेंगे ये चीज़ें,
जब अभी मैं आपको एक अकाउंटिंग साइकिल बताऊंगी तो आपको ये सब समझ में आएगा। समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर मतलब समरी निकालना उसकी। पहले आपने क्या किया, सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया कि क्या रुपया खर्च किया, क्या कितना लिया, कितना दिया, जो सब कुछ करते जाएंगे। फिर क्या होगा, क्लासीफाई, आप उससे रिलेटेड हर आइटम्स को उससे रिलेटेड अकाउंट्स में डालते जाएंगे। समरी में क्या होएगा, आप समरी निकालेंगे कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, एक सिग्निफिकेंट मैनर में करते हैं। और जो भी काम करेंगे ना मनी की टर्म में करेंगे। मनी की टर्म में मतलब जो भी चीज़ें मेज़र करेंगे हम मनी की टर्म में करेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन्स और इवेंट, ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, लेन देन। इवेंट्स क्या होते हैं, कोई भी लेन देन से रिलेटेड जो हमारे इवेंट, कितनी बार हमने दिया लिया। विच आर एट पार्ट एट लीस्ट ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रिएटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन लिखी हैं वो फाइनेंशियल करेक्टर की होनी चाहिए, जिसको हम मनी के फेम नेचर में टर्न कर सके। और आफ्टर रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट द रिजल्ट देयर ऑफ। नेक्स्ट हमारा क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। क्या है करेक्टरिस्टिक्स, देखेंगे। करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, accounting is an art as well as science. Accounting is the technique of attaining some predetermined objective. अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। आर्ट क्या होती है, जो भी पहले डिसाइड किया है प्री डेटरमाइन ऑब्जेक्टिव को अटेन करना, अचीव करना, आर्ट है। तो आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्री डेटरमाइन ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing business transaction with a view to ascertain the net profit and financial position of the business enterprise. अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है जिसमें हमने पहले जो अटेन करना है उससे पहले, मतलब ऑब्जेक्टिव जो है हमारे अटेन करने के वो पहले से निर्धारित है, उसको करने की एक टेक्निक है, जिसमें हम कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग हमने कैसे करनी है, क्यों करनी है। हम देखो हमारा प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव क्या है, नेट प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को पता लगाना। बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, आज हमारी बिजनेस में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, हमारी क्या व्यवसायिक स्थिति क्या है, मतलब क्या फाइनेंशियल वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल जो हमारी कंडीशन है वो क्या है। तो एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइंस। अब देखो आर्ट तो सबको समझ में आया होगा कि क्या है, एक टेक्निक है जो प्री डेटरमाइन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए करती है। अब आपको पता चल गया कि अकाउंटिंग में हमने रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, समराइजिंग किया। क्यों किया, हम पता लगाना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और नेट प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट कितने हुए हैं। अब साइंस कैसे है, साइंस देखेंगे। एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइंस। एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो भी ऐसा आपको जो है हम कह सकते हैं कि स्पेसिफाइड प्रिंसिपल बनाए गए हैं किसी चीज़ के लिए, कोई रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, कुछ केसेस एंड इफेक्ट्स हैं कि कोई भी चीज़ किस चीज़ में मिलाने से उसका ये इफेक्ट होगा, तो उसका रीज़न क्या है, आपने ये चीज़ मिलाया उसके अंदर। तो इसी तरह से कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, वो साइंस कहलाता है। अब इसी तरह से अकाउंट्स में भी हम कुछ ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके बेस पर हम अकाउंट्स बनाते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, तो इसीलिए इसको साइंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर। हम इसमें सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को, वही इवेंट्स को नोट करते हैं जो फाइनेंशियल करेक्टर के होते हैं। बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं हमारे बिजनेस में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन जिसको हम मनी की टर्म में मेज़र नहीं कर सकते, हम उसको नोट ही नहीं करते। अब मान लीजिए एक मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल मैनेजर है, उन दोनों के बीच में क्या क्वारल हो गया। जब क्वारल होगा तो क्या होगा कि एक पर्सन को जो है, हमारा कोई भी पर्सन हमें रेजिग्नेशन दे देता है, वो पर्सन छोड़ कर जा रहा है, और हमारे लिए वो एक्सपीरियंस मैनेजर था, उसकी वजह से मतलब हमारा काफ़ी कुछ काम होता था, तो अब वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है, लॉस तो हो रहा है हमें, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको नोट नहीं कर सकते, क्योंकि
हमारे को कितने रुपए का लॉस हुआ, आप वो नहीं बता सकते हो। इसी तरह से अगर एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक होती है या फिर कोई नए बिजनेस में कोई कोई कंपटीटर आ जाता है, तो जिससे आपको लॉस तो होता है, लेकिन आप उसको मनी की टर्म में मेज़र करके नहीं बता सकते कि कितने का लॉस हुआ। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स को, ऐसे इवेंट्स को आप बिजनेस में नोट नहीं कर सकते हैं। जो मनी टर्म की होती हैं, फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, उन्हीं को ही हम नोट करते हैं। अब वो कहता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो आपको पता चल गई। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि हमने किसी से 5,000 रुपये का माल लिया, वो है हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब हमने कहा कि किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया, तो वो क्या है, हमारी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो आपको ये तो पता चल ही गया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या है। अब बात आती है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। हम मनी की टर्म में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करेंगे? ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन टर्म ऑफ मनी ओनली। For example, if a businessman purchased 200 chairs and 10 tables, their value in term of money will be recorded in the books. Similarly, a business possesses 50,000 in cash, land measuring 2,000 meter, 5 trucks, and 5 machines, 10 ton of raw material, 10 ton of raw material, and so on. Then in the absence of money measurement concept, these different type of assets can add up and hence cannot give any useful information. जब आप अगर ऐसे लिखेंगे कि मेरे पास 200 चेयर हैं, 10 टेबल हैं, या हमारे पास 10 टन ऑफ रॉ मटेरियल है, वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगी। हमारे लिए क्या होगी? जब उसको हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस करके लिखेंगे। जैसे कि आपने लिखा कि मेरी लैंड जो है, कैश जो है मैंने 50,000 लगाया था, लैंड जो है वो 2 करोड़ की है, ट्रक जो है 50 लाख के हैं, मशीनें 10 जो मशीनें हमारी हैं 20 लाख की हैं, गुड्स जो है हमारी 10 टन ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख का है, चेयर जो है हमारी कितने की है, 50,000 की है, और टेबल जो है हमारी वो 25,000 की है। इस तरह से अगर आप मनी की टर्म में मेज़र करके लिखते हैं तो ही हम जो है इसको कह सकते हैं कि हम अकाउंट्स से रिलेटेड डाटा जो है रख रहे हैं। कहने का मतलब है कि अकाउंट्स बनाते टाइम आपको हर जो ट्रांजेक्शन्स हैं अमाउंट्स में के वे में रिकॉर्ड करना है इन टर्म ऑफ मनी। अब बात आती है कि जब एक बिजनेस का साइज़ स्मॉल होता है और एक बिजनेस का साइज़ लार्ज होता है, जब एक बिजनेस का साइज़ स्मॉल होगा और बिग होगा तो क्या डिफरेंस हमारा होगा उसमें? जब हम रिकॉर्ड करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करते हैं ना, जो भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करते हैं, तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। ध्यान से समझेंगे, जर्नल नोट जनरल। तो क्या है, जर्नल में जब आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो स्मॉल बिजनेस होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती, आप जर्नल में कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ता जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, जर्नल में ना करके हम हर चीज़ के लिए अलग अलग बुक्स जो है मेंटेन करते हैं। अब वो अलग अलग बुक्स क्या हैं? कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। परचेज बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सेल बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। ऐसे ही अगर परचेज रिटर्न करा, आपने कुछ परचेज किया था अब रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न किस में होगी? रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेज बुक। एंड सेल रिटर्न बुक फॉर रिकॉर्डिंग द रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल। इसी तरह से जब हम किसी के नाम पर बिल दे देते हैं तो बिल रिसीवेबल बुक। ऐसे हमको कभी अगर मिलेगा बिल तो बिल पेबल बुक। और अगर कुछ भी एंट्रीज रह जाती हैं तो हम करते हैं जर्नल प्रॉपर। इसी तरह से ये सारी बुक्स जो हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? सब्सिडरी बुक्स के नाम से। किस नाम से? सब्सिडरी बुक्स के नाम से। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि अगर आपके बिजनेस का साइज स्मॉल है तो आप क्या करेंगे? ओनली जर्नल बनाएंगे। और अगर बिजनेस का साइज लार्ज है या बिग है तो आप क्या करेंगे? 8 टाइप की बुक्स रखेंगे, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल और जर्नल
प्रॉपर। ये 8 टाइप की बुक्स जो है आप मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इसके नेक्स्ट पॉइंट, क्लासीफाई। क्लासीफाई क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। अब हमने बोला था कि ट्रांजेक्शन्स को फर्स्टली रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मतलब कि जो ग्रुप बनाएंगे, जो भी ट्रांजेक्शन एक जैसी हैं उनको एक ही ग्रुप में बनाना। तो classification is the process of grouping the transaction of one nature at one place in a separate account। जैसे अब हमने क्या करा, हर टाइप की नेचर का अलग अलग अकाउंट बना दिया। सैलरी की बात है तो सैलरी का अकाउंट, मशीनरी की बात है मशीनरी का अकाउंट, राम की बात है राम का अकाउंट, मोहन की बात है मोहन का अकाउंट। मतलब कि हर पर्सन की ट्रांजेक्शन्स को उससे रिलेटेड अकाउंट्स में डालना, सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करना, सेपरेट अकाउंट ओपन करना। अब जब हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, लेजर। ध्यान रखेंगे, जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं या फिर सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं या क्लासीफाई करते हैं तो सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। वो सेपरेट अकाउंट किस नाम से जाने जाते हैं, लेजर के नाम से। तो सेपरेट अकाउंट आर ओपन इन द लेजर इन द नेम ऑफ ईच पर्सन। मैंने बोला राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट, वेजिस का अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हर चीज़ का अकाउंट बनेगा। कोई भी एक्सपेंस है, कोई भी इनकम है, कोई भी पर्सन है, कोई भी मटेरियल है, उन सब चीज़ों के जो है अलग अलग अकाउंट जो है बनाए जाएंगे, अलग अलग हेड में उसको डाला जाएगा। उसके बाद बात आती है हमारी समराइजिंग की। अब देखो, सबसे पहले आपने रिकॉर्ड किया, फिर आपने क्या किया, क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने के बाद आप क्या करेंगे, समरी निकालेंगे। जो अभी तक हमने इतना काम किया है वो किस लिए किया है, समरी के लिए तो किया है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसका पता लगाया जा सके। तो समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट। समराइजिंग क्या है, आर्ट। इस तरह एक आर्ट है जो प्रेजेंट करती है। क्या प्रेजेंट करेगी भाई, कि जो भी हमारे अकाउंट्स बनाए हैं, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो समझ में आ सके। समझ में कैसे आएंगे, जब किसी को कोई आंसर मिलेगा, किसी को कोई रिजल्ट मिलेगा। अब वो रिजल्ट क्या है, हम रिजल्ट बनाते हैं कैसे, जिसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में हम क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए पहले क्या होगा, समरी से, समराइजिंग क्लासीफाइंग से हम क्या करेंगे, सॉरी क्लासीफाइंग से हम क्या करेंगे, पहले ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब फाइनल अकाउंट में क्या क्या होता है देखेंगे। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने बोला क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ए बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है, ट्रेडिंग अकाउंट बताता है ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है, हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट क्या रहा, नेट लॉस क्या रहा। और बैलेंस शीट क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बताती है बैलेंस शीट। तो ध्यान रखेंगे, ये सारा काम हमने किस में किया, समराइजिंग में किया। एक बार से फिर से देखेंगे। सबसे पहले मैंने बोला आपको हम क्या बनाएंगे, ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, लेन देन। लेन देन जो हो गए उनको रिकॉर्ड करते हैं, किसमें, जर्नल में। जर्नल में आपने रिकॉर्ड किया, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद आपने उनको क्लासीफाई किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स बनाए, जिसमें हम कहते हैं लेजर। लेजर में क्या होगा, राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सैलरी का अकाउंट, वेजिस का अकाउंट। क्लियर। उसके बाद समरी क्लासीफाई करने के बाद उनके जो बैलेंस होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ये बैलेंस अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इन फ्यूचर कराऊंगे फिर समझ में आएगा। ये ध्यान रखना, ट्रायल बैलेंस के अंदर हम एक्यूरेसी चेक करते हैं कि हमारे अकाउंट जो अब हमने काम किया है वो ठीक है या नहीं। जैसे ही पता चल जाए ठीक है, उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसमें, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में। अब ट्रेडिंग अकाउंट हमको क्या बताता है, ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमको क्या बताता है, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। एंड बैलेंस शीट हमको क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस।
एक बात और मैंने बताई कि अगर बिजनेस का साइज स्मॉल होता है तो ओनली हम क्या बनाते हैं, जर्नल। क्या बनाते हैं, जर्नल। उसके बाद अगर बिजनेस का साइज बिग होता है या लार्ज रहता है तो हम क्या बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बुक्स बनाते हैं, जो कि 8 बुक्स हैं। जैसे कि कैश बुक्स, कैश बुक कैश के रिकॉर्ड के लिए, परचेज बुक परचेज के रिकॉर्ड के लिए, सेल बुक सेल के रिकॉर्ड के लिए, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल एंड जर्नल प्रॉपर। ये इन सारी चीज़ों की डिटेल जो है आपके पूरे अलग अलग बुक्स बनेंगी हमारी। तो ये चीज़ें हम इसमें करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट आता है, क्या 2 पॉइंट्स हैं हमारे लास्ट। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सब कुछ हुआ, उसके बाद हम करते हैं क्या, इंटरप्रिएशन ऑफ द रिजल्ट। हमारे रिजल्ट को इंटरप्रिएट करते हैं किस मैनर में, जो सबको समझ में आ सके। किस किस को करेंगे, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। अब क्या होता है, जैसे जो हमारे बिजनेस की मैनेजमेंट है, सबसे पहले तो वो जानना चाहेगी ना, मैनेजमेंट जानना चाहेगी कि क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। इसके अलावा जो ओनर्स होते हैं, प्रोप्राइटर्स होते हैं, वो भी जानना चाहते हैं। हमारे बिजनेस के बैंक भी जानना चाहते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है। क्रेडिटर्स भी जानना चाहते हैं और साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ भी जानना चाहते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है और क्या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस है। उसके बाद बात आती है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग क्या है, हम अपने अकाउंट्स को, फाइनेंशियल डाटा को जो है इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है कम्युनिकेट भी करते हैं। कोई काफ़ी सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं जो अकाउंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो है अमाउंट, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करने का काम जो है यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, सबसे पहले क्या है पॉइंट, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है। देखो हमारी कोई भी, हम कितना पैसा बिजनेस में लगाते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड ना हो, कोई इम्प्लॉई हमारे साथ जो है फ्रॉड ना कर रहा हो, कुछ हम भूल ना जाएं, या किसी को देकर हम भूल ना जाए, या किसी से ले बैठे और बाद में डिस्प्यूट्स का कारण बने। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं। जिससे क्या होता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखने से सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाती है। कोई भी अमाउंट भूलने के चांस, ओमिशन के चांस जो है वो नहीं होते हैं, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है, तो इन सब की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद बात आती है हमारी सेकंड पॉइंट, हम कह सकते हैं कि हम क्यों अकाउंट बनाना चाहते हैं, हमारे अकाउंट बनाने का पर्पज़ क्या है। हम जानना चाहते हैं कि हमें बिजनेस में क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। तो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे बिजनेस का, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट कितने कमाए और अगर लॉस हुआ तो कितने का हुआ हमारे। तो इन सब चीज़ों के लिए हम हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। इनकम्स कितनी हुई, एक्सपेंसेस क्या क्या हुए, कितने की परचेज की गई, कितने की सेल की गई, कितने की गुड्स को अभी बिना बिकी रह गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमको हेल्प करती हैं हमारे अकाउंट्स को, हमारे प्रॉफिट्स को जानने में। उसके बाद बात आती है कि टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस के एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस क्या रहे हैं और उनके रीजंस क्या हैं। अगर वो प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या है, लॉस हो रहा है तो रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है लॉस। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। हम अपने बिजनेस से ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है। तो वो जानने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया था ना अभी कि समराइजिंग में हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने बता दिया नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बैलेंस शीट से आप क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो यही चीज़ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस में क्या होता है, हमारी कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी हमारी लाइबिलिटी है, हमने कितना रुपया किस किस को देना है, ये हमारी कर्ज कितना है और हमारी एसेट्स, लाइबिलिटी और हमारी जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है, ये हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें वही कि हमारे कितने डेटर्स हैं, कितने से हमने रुपया लेना है, कितने को देना है, हमारा कैश कितना है, हमारी फिक्स एसेट्स कितनी है, माल कितने का बचा हुआ है,
बैंक में कितना पैसा पड़ा है, तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। हमारा बिजनेस की प्रोग्रेस क्या है, क्या पहले से वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये जानने के लिए भी हम अकाउंट्स के में फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि अकाउंट की हेल्प से ही जान सकते हैं। ऐसे ही फ्रॉड हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए या उससे बचने के लिए जो है हम अकाउंट्स बनाते हैं। इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव और भी है कि अकाउंट्स से की इंफॉर्मेशन जो है वेरियस पार्टीज़ चाहती हैं, जैसे कि ओनर्स, मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये जानना चाहते हैं हमारे बिजनेस के बारे में। तो इनको जो ये जानना चाहते हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन हमको देनी पड़ती है। जब हम इन्फॉर्मेशन कैसे दे देंगे, हम अकाउंट बनाएंगे तभी तो देंगे ना। तो वही अकाउंट बनाना भी एक मेन इसका पीछे पर्पज़ रहता है। नेक्स्ट हम करेंगे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी बाय कहने से फिर पहले, सॉरी, आप ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग तक नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे अपनी। बेटा साथ के साथ अगर होमवर्क करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रोज़ का काम रोज़ करो, बस यही मैं कहती हूँ। थैंक यू एंड बाय बाय।